Hello dear students, welcome back. Today let's talk about the structure of microspore. In the last lecture we discussed about structure of anther and the structure of microsporogenesis. मतलब anther क्या होता है ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था. ओके टीएस पढ़ा था इमेच्योर एंथर का, और फिर मेच्योर होने के बाद कैसे दोनों लोग एक साथ फ्यूज हो जाते हैं ये हमने लास्ट टाइम देखा था. एंथर के अंदर के सारे लेयर्स हमने देखे थे. स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है हमने वो ध्यान से पढ़ा था. आर्केस्पोरियल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, एक मदर सेल मियोसिस करके 4 गैमेट्स देती है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. तो अब ये जो लास्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा था ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट पोलन ग्रेन. तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक मदर सेल से आपको मिलते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स. मतलब सिंगल डिप्लॉयड मदर सेल produces 4 haploid pollen grains. So now today we are going to study about single pollen grain in detail. Okay, so this is your structure of microspore as you can see, or it is also called as pollen grain. This is a very basic structure. Okay, pollen grain का single structure बहुत ही simple होता है. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है हमको इधर पे कि एक सेल है, सिंगल सेल है, it is unicellular, एक ही न्यूक्लियस है, it is uninucleate. इट इज नॉन मोटाइल इन नेचर. कहीं से भी आपको फ्लैजेला या सीलिया या कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? नो. सो इट इज नॉन मोटाइल. अपने आप ये माइक्रोस्पोर नहीं चलता है. ओके एंड इट इज हेप्लॉइड इन नेचर. हेप्लॉइड क्यों कहा? क्योंकि इस डीएनए के अंदर सिर्फ हाफ क्रोमोसोम्स होंगे. क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि मदर सेल 2n से क्या बन रहा था, मियोसिस में 2n से पहले बन रहे थे n और फिर इनमें से बन रहे थे nn. तो हमारे एक पोलन ग्रेन में कितना न्यूक्लियस है? हेप्लॉइड. ओके ऑलराइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट. एज यू कैन सी इट द पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 लेयर. इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ओके हमारा जो पोलन ग्रेन है इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. 2 लेयर्स से मिलकर ये बना है. इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स एंड दीज 2 लेयर्स टुगेदर आर नोन एज स्पोरोडर्म. मतलब ये दोनों लेयर्स एक साथ क्या जानी जाती हैं? स्पोरोडर्म. स्पोरो मींस पोलन ग्रेन एंड डर्म मींस लेयर्स ऑफ द पोलन ग्रेन. ओके सी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया है तो आपको उसको डिफाइन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके सो ऑलवेज ब्रेक द वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक. ओके सो सेकेंड पॉइंट ऑल्सो वी अंडरस्टूड. अभी हमने बात की 2 लेयर्स की, तो ऑब्वियसली हर एक लेयर का कोई ना कोई इंडिविजुअल फंक्शन होगा. इस केस में डेफिनेटली है. स्पोरोडर्म के जो 2 लेयर्स हैं, फर्स्ट इज आउटर लेयर, सेकेंड इज इनर लेयर. एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे. एज यू कैन सी इट इन द डायग्राम इटसेल्फ, आउटर लेयर को हमने क्या लेबल किया है? एक्साइन. अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं. लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था टेप टर्म के बारे में. इफ यू रिमेम्बर ऐसा कुछ हमने कोलन साइड के अंदर ऐसे पॉइंटेड सेल्स देखे थे. यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, ये टेप टर्म हमने लेबल किया था अगर आपको याद है. और इस टेप टर्म का फंक्शन हमने क्या बताया था कि ये कोई ऐसा कंपोनेंट बनाता है जो कि पोलन ग्रेन के एक्साइन में काम आए. याद आ रहा है? हाँ. सो व्हाट वाज दैट कंपोनेंट? द कंपोनेंट वाज स्पोरोपोलेनिन. बात करते हैं. सबसे पहले पोलन ग्रेन के लेयर्स की बात कर रहे हैं. आउटर लेयर को कहा जाता है एक्साइन. एक्साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो एक्साइन लेयर इट कैन बी स्मूथ और इट कैन बी स्कल्प्टेड. ओके या स्कल्प्टेड का मतलब होता है स्पाइनी, थोड़ा सा रफ लेयर. डिपेंड करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. जैसा स्पीशीज होगा वैसा उसका पोलन ग्रेन होगा. अगर स्पीशीज स्मूथ पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, आउटर लेयर स्मूथ होगा तो वो स्मूथ होंगे. और अगर रफ पोलन ग्रेन्स बनाते होंगे तो उनका आउटर लेयर, उनका एक्साइन जो होगा वो रफ होगा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई इंसेक्ट आके एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाए और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे रख दे. मतलब मेल ऑर्गन को फीमेल ऑर्गन के ऊपर रख दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए पोलन ग्रेन का सरफेस या तो स्मूथ होता है या तो कांटे वाला होता है, स्पाइनी होता है. डिपेंड्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Okay, it can be smooth or it can be spiny. What is the second point? The outer layer is very thick. Okay, the outer layer is very thick. It is highly resistant.
रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? कठोर, एकदम ठोस, जिसके ऊपर आसानी से किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता है. सो इट इज थिक, इट इज हाईली रेजिस्टेंट and it is made up of complex substance called sporopollenin. Now do you get it? हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था टेप्टम का फंक्शन स्पोरोपोलेनिन बनाता है. बार बार मैंने आपको बताया था टेप्टम मेक्स स्पोरोपोलेनिन, इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन. सो दिस इज योर स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन के आउटर स्ट्रक्चर में इसको जो चीज एकदम ठोस बना रही है, इसको जो चीज एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, रिजिड बना रही है, वो कंपोनेंट क्या है? That component is known as sporopollenin. Let's see what is the function of this sporopollenin. Sporopollenin provides resistance. ये sporopollenin क्या प्रोवाइड करता है? मतलब इस sporopollenin की वजह से ही आपका एंथर रेजिस्टेंट है. उसके ऊपर ना किसी केमिकल, ना किसी बायोलॉजिकल और ना ही किसी फिजिकल एजेंट का असर होता है. इट डू नॉट डिकम्पोज इजीली. ओके, आपका स्पोरोपोलेनिन जो है वो आपके एंथर को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बना देता है ताकि एंथर फटाक से खराब ना हो जाए. एंथर को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल से या बायोलॉजिकल एजेंट से, किसी इंसेक्ट से या फिर ये किसी फिजिकल डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए स्पोरोपोलेनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट फॉरगेट, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट कम्स जर्म पोर. पहला लेयर हमने देखा, हम एक्साइन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक्साइन के अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं. सो एक्साइन का हमने क्या देखा? इट इज थिक, इट इज रेजिस्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. अभी यही एक्साइन का लेयर अगर आप देखो तो ये लेयर कंटिन्यूअस नहीं है. अंदर का लेयर कैसे कंटिन्यूअस है, आउटर लेयर कंटिन्यूअस नहीं है. आउटर लेयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच बीच में ऐसे सडनली लूप आ जा रहा है, बीच बीच में ऐसे ग्रूव तैयार हो जा रहा है, ऐसे मतलब कुछ डिप्रेशन हो जा रहा है. तो ये जो डिप्रेशन है ये क्या होता है? दे आर नोन एज जर्म पोर. इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर. ये जर्म पोर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आपने कोई चीज पढ़ी होगी 10th स्टैंडर्ड में, जब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें बनती है पोलन ट्यूब. ये हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के टाइम पे. ये पोलन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ वहां से निकलेगी जहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होगा. ये यहाँ कहीं से बीच से नहीं निकलेगी. जहां पर ये जर्म पोर प्रेजेंट होगा उसी पोर से आपका ये पोलन ट्यूब एक्सटेंड होगा. और इसीलिए जर्म पोर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे पोलन ट्यूब बनती है मैं वापस बोल रही हूँ, हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसका आप स्ट्रेस मत लो. सिर्फ जर्म पोर का फंक्शन याद रखो. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्म पोर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जिंग आउट, for the formation of pollen tube. Okay, and the last but very important point of exine is ये जो जर्म पोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें आपको सिंगल जर्म पोर देखने को मिलेगा. तो उन पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं यूनिपोरेट. यूनि मीन्स सिंगल, पोरेट मीन्स पोर. मतलब अगर मोनोकॉट का कोई मोनोकॉट प्लांट है और उसमें का अगर आप कोई पोलन ग्रेन लेते हो तो उसमें आपको सिर्फ एक जर्म पोर दिखाई देगा, सिर्फ एक. और ये एक प्रॉपर डाइकॉट प्लांट के पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, डाइकॉटिलिडॉन एंड मोनोकॉटिलिडॉन. तो डाइकॉटिलिडॉन प्लांट के पोलन ग्रेन में कितने जर्म पोर्स हैं? आपके सामने हैं 3, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? ट्राइपोरेट. प्लीज ये चीज अच्छे से समझ लो. हम 2 लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन के हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे. It can be smooth or spiny as per the species, highly resistant, thick. Sporopollenin provides resistant. Germ pores are important for formation of pollen tube, and germ pores can be either uniporate in monocots or triporate in dicots. Hope this much is clear to you. Okay. Coming on to the next point, that is your inner layer. हम 2 लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना. स्पोरोडर्म 2 लेयर से बना है, एक्साइन और इंटाइन. अभी यहाँ पर ही देख के मुझे बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंटाइन में कोई जर्म पोर नहीं है. इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर. करेक्ट? वेरी गुड. सो योर इंटाइन इज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूअस लेयर जो किससे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. जैसे हमारा एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना था, वैसे ही हमारा इंटाइन किससे बना है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना है. ये क्या है? व्हाट आर दीज? योर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन आर नथिंग बट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स.
अगर आपको आपका 11th स्टैंडर्ड का बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अच्छे से याद है तो आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड क्या है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉली मीन्स मेनी, और सैकराइड मतलब शुगर। मतलब कि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन जो है ये बहुत अलग अलग शुगर, ग्लूकोज, सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, पेक्टिन इज ऑल्सो अ होमोपॉलीसैकेराइड। आई एम सो सॉरी, इट इज मेड अप ऑफ मेनी शुगर यूनिट्स। आपका ये जो सेल्यूलोज और पेक्टिन है ये किससे बना है, ये बहुत सारे शुगर यूनिट्स मतलब बहुत सारे ग्लूकोज आकर एक सिंगल लेयर बनाते हैं और वो लेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपका आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन से बना है, बट इनर लेयर किससे बना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना है। ओके, ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट क्या दिख रहा है हमें, सेकेंड पॉइंट में हम ये देख सकते हैं, इट एनक्लोजेस प्रोटोप्लाज्म। पहले ये देख लो, यहाँ पर देखो क्या समझ में आया, क्या लिखा है समझ में आएगा। इंटाइन के अंदर क्या है, इंटाइन के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म फैला हुआ है और न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज योर साइटोप्लाज्म एंड दिस इज योर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो इट एनक्लोजेस मतलब आपका जो इंटाइन है वो किसको कवर कर रहा है, एनक्लोज करना मतलब कवर करना। आपका इंटाइन किसको कवर कर रहा है, इट इज एनक्लोजिंग प्रोटोप्लाज्म विथ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है आपका, सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया होगा, अरे यार ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। 11th स्टैंडर्ड में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। एक क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, समझो ये आपका कोई सेल है और ये उसका सेल वॉल है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर वन इज द सेल वॉल। ओके, अंदर साइटोप्लाज्म है, लिक्विड पार्ट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब समझो कि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और साइटोप्लाज्म है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब जब हमारा ये साइटोप्लाज्म ये जेली के जैसा होता है, तो जेली कैसे आपने अगर खाई होगी, वो जो जेली आती है उसको पैकेट से निकाल दो तो वो हिलने लग जाती है, इरेगुलर शेप की हो जाती है। जब तक पैकेट के अंदर है, जब तक सांचे के अंदर है, तब तक प्रॉपर शेप में रहेगी। जैसे आपने उसको उसके बॉक्स से निकाल दिया वो हिलने डुलने लग जाती है। तो हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर लेयर है, ये हमारे जेली का कवर है और अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये है हमारी जेली। जैसे ये लेयर निकल जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा साइटोप्लाज्म, मतलब कुछ ऐसा बचेगा, ऐसा कुछ ऐसा, मतलब ये लेयर नहीं बचेगी, ऐसे कुछ सिर्फ साइटोप्लाज्म बचेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। मतलब जब तक सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तब तक वो है सेल। जब सेल से सेल मेम्ब्रेन निकल जाए और सेल अधूरा हो जाए उसको हम बोल देंगे प्रोटोप्लास्ट। सेल के अंदर के लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर के लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, यस क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड। सो ये आपका इंटाइन, भूल जाओ एक मिनट के लिए कि इस पोलन ग्रेन में इंटाइन या एक्साइन कुछ है, समझो सिर्फ ये बीच का पार्ट है। तो ये सिर्फ बीच का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंटाइन के दो फंक्शंस हमने क्या देखे, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, और क्या करता है वो, इट कवर्स प्रोटोप्लाज्म विच इज विथ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। प्लीज गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्टिंग्विश करने बोला तो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। Exine contains germ pore, it do not contain germ pore. Okay, exine do not contain nucleus, but intine encloses the nucleus, haploid nucleus. So this is about exine and intine. Now quickly, आपके टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट आपके मतलब जिस पेज पर माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट वाले ऑप्शन है, Why pollen grains can remain well preserved as fossil? मतलब पोलन ग्रेन्स बहुत दिन तक कैसे टिके रह सकते हैं, मतलब वो खराब क्यों नहीं होते हैं। तो उसका आंसर भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज रिमेंबर का जो कॉलम है, ध्यान से पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है। उसमें बताया गया है पोलन की वायबिलिटी के बारे में। वायबिलिटी मतलब क्या होती है कि कोई भी सेल कितने टाइम तक एक्टिव रह सकता है। ओके, अगर हम किसी सेल को
फ्रीज करके थोड़े टाइम के लिए उसको हम रख दें, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करके उसको कहीं पर स्टोर कर दें, और बाद में जब हमको उस चीज का काम हो तो उसको वापस से डीएक्टिवेट करके उसको मतलब उसको उसकी एक्टिविटी को रेजुविनेट कर दें, तो वो फिर से वायबल हो जाएगा। ओके, मतलब वायबिलिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। समझो कि हम किसी एंजाइम्स के साथ काम कर रहे हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में एंजाइम के बारे में पढ़ा है। जब तक मुझे एंजाइम का काम है तब तक मैं वो एंजाइम यूज कर रही हूँ, अब मुझे एंजाइम का काम नहीं है। अच्छा, सिंपल एग्जांपल फेविस्टिक, फेविक्विक का जो आप गम लेते हो, आपको जब तक वो गम का यूज है आप उसको खोल के रखते हो, आपका काम हो गया, अब आपको ये गम नहीं चाहिए, तो क्या आप उसको फेंक देते हो? नहीं। क्या आप उसको खुला छोड़ देते हो? नहीं। आप उसको सील करके वापस रख देते हो, और जब आप 1 महीने के बाद वापस वो गम खोलते हो तो कभी कभी वो सूख जाता है, तो उसको थोड़ा सा या तो मेल्ट करना पड़ता है, और या तो फिर अगर सूखा नहीं है तो कैप खोलने के बाद आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो। मतलब गम अभी भी, वो जो ग्लू था वो अभी भी यूज करने के लायक है। इसको हम बोलते हैं वायबिलिटी। मतलब कोई चीज जो पहले यूज करके हमने स्टोर कर दी और बाद में जब हम यूज करना चाहते हैं तो वो वापस काम कर रही है, इसका मतलब वो अभी तक यूजेबल है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वायबिलिटी। तो आपका जो पोलन होता है ये वायबल होता है। लेकिन अभी वापस से गम का एग्जांपल लेते हैं। कुछ गम 10 दिन में ही सूख जाता है, कुछ ग्लू सालों साल चलते हैं। सेम हमारे पोलन ग्रेन्स के साथ भी वैसा ही है। हर एक पोलन ग्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो टेम्परेचर, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उनको रखना चाहिए, और दूसरा ह्यूमिडिटी, मतलब कंटिन्यूअस मॉइस्चर कंटेंट उनको मिलना चाहिए। ओके, और हर एक का पोलन ग्रेन का मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपने पानी में डाल के रख दिया ये सोच के कि अरे मैं तो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही थी। नो। सो पोलन की वायबिलिटी के बारे में जो ग्लू वाला एग्जांपल दिया है वो अच्छे से समझ लो। और कुछ इधर पे एग्जांपल्स दिए हैं हमको वायबिलिटी को लेकर। जैसे कि हमने बोला ना, स्पीशीज टू स्पीशीज, कुछ ग्लू जल्दी सूख जाएगा, कुछ ग्लू सालों साल तक चलेगा। वैसे ही अगर आप चावल या गेहूं के पोलन ग्रेन्स लें, व्हीट और राइस के अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो उनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। ओके, और वही अगर हम दूसरे फैमिलीज की बात करें, दूसरे प्लांट के फैमिलीज की, सोलनेसिए, रोजेसिए, लेग्यूमिनोसिए, जो पल्सेस वगैरह होते हैं, दाल वगैरह, उनके पोलन ग्रेन्स तो वो महीनों तक टिकते हैं। आपने गांव में अगर किसी के पेरेंट आपके फार्मर होंगे तो आपने देखा होगा कि फार्मर सीड पहले ही लाके रख देता है और उसी को 2-3 साल यूज करता है, क्योंकि वो उतने टाइम तक वायबल रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज go through it very clearly. Okay, please just make sure that you have understood everything. It is very important. If you liked our lecture, if you understood it, do not forget to like, share and subscribe. See you next time.